अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है? आप लोग सब ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 10 और उसमें हमने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डिस्कस किए थे। उसने परेशान तो किया होगा आप लोगों को अगर आप लोगों ने अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो जो मैंने आप लोगों को मेथड सारे बता दिए थे, आप जो है वो खुद से सर्किट बना के उनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह आप लोगों को उसमें फ़र्दर कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। आज स्टूडेंट हमारे पास जो यूनिट नंबर 10 का पार्ट 3 है, लेक्चर 3 है। इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 10 को। चलिए आइए इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10 यूनिट नंबर 10 लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो मैंने जैसे बताया कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हमने डिस्कस किया था हमारे पास जो है। फिर उसके बाद उससे पहले हम रजिस्टिविटी डिस्कस कर चुके थे टेक्स्ट बुक में हमारे पास। उसके बाद कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, रियोस्टेट और थर्मिस्टर के टॉपिक हैं जो कि यूएचएस के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर जो है वो देख लेना है। उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। उसमें आपको पता है कि बैंड्स हैं, उन बैंड्स के आपने जो है वो कोडिंग याद रखनी है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और टॉलरेंस का थोड़ा बहुत आपने रिवाइज कर लेना है। अदरवाइज हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है इलेक्ट्रिकल पावर, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? अगर हम वर्डिंग में डिफाइन करें, रेट एट विच रेट एट विच energy is provided by battery to maintain a constant current। अगर हम इसका फार्मूला देखें, वेरी सिंपल फार्मूला इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल। नंबर 1, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, आर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम भी हो सकता है। सम टाइम हमारे पास आता है कि जी हमारे पास एक लैंप है या हमारे पास एक हीटर है, उसकी इलेक्ट्रिकल हीटर है, वो हीट इतनी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बताएं इतने टाइम के बाद उसकी पावर यानी कि हमने इतने टाइम में यूज़ किया, हीट उसकी इतनी प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी पावर कितनी है। तो ऐसे एमसीक्यूज हमारे पास यूएचएस के अंदर आ जाते हैं। वैसे भी हमने जॉल्स हीटिंग इफेक्ट जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जब डिस्कस किया था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसको हम बोलते हैं जॉल्स हीटिंग इफेक्ट। तो वो भी आप लोग माइंड में रखेंगे। मैकेनिकल की फॉर्म में हमारे पास जो है वो पावर ये आ जाएगी। और यहाँ पे इसके यूनिट जो है इसके वॉट हैं। वॉट के लिए सिंबल जो है कैपिटल डब्ल्यू, विच इज़ इक्वल टू जूल पर सेकंड, जो आपके फर्स्ट से की क्लास में भी स्टडी करके आए हुए हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में है। सेकंड फार्मूला, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज चार्ज बाय टाइम, या फिर P इज इक्वल टू वी आई, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है 4 AC सर्किट्स के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, 4 AC सर्किट्स। और यहाँ पे इसके यूनिट जो हैं पावर के वो बने वोल्ट अम्पेयर। ये सारे यूनिट मैं आप लोगों को इसलिए लिखवा रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को जो है वो फर्स्ट ईयर से आप लोगों ने पढ़ा, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा कि पावर के यूनिट जो है वाट जॉल पर सेकेंड होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में आ जाए, वोल्ट अम्पेयर, या फिर आपके पास ओम की फॉर्म में आ जाए, तो वो भी आप लोगों को आने चाहिए। तो थर्ड फार्मूला जो है वो देखिए वो हमारे पास ओम की फॉर्म में आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर फॉर सीरीज सर्किट, ये फार्मूला हम यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ पे इसके यूनिट जो है हमारे पास अम्पेयर सेकेंड, अम्पेयर स्क्वायर इनटू ओम होंगे। थर्ड फार्मूले के बाद अगर हम फोर्थ की डिस्कस बात करें तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ वोल्टेज यूज़ हो रही है तो इट इज़ फॉर पैरेलल सर्किट, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट, फॉर पैरेलल सर्किट। और यहाँ पे अगर हम यूनिट देखें तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम होंगे यहाँ पे पावर के यूनिट।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसकी यूनिट और सारी मैंने फार्मूला जो है वो आप लोगों को बता दिए। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ फार्मूला है जो मैंने लास्ट पे लिखा है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम बोलते हैं पावर रेटेड फार्मूला। पावर रेटेड फार्मूला, व्हाट इज मीन बाय पावर रेटेड फार्मूला? देखिए पावर रेटेड फार्मूला वो होता है कि जब हमारे पास कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर जो है जब कोई लैंप बनाता है या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाता है, तो वो इस लॉ को यूटिलाइज करते हुए P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर से उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो याद रखें, आप इसको जो है वो मैन्युफैक्चरर फार्मूला भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरर फार्मूला। और याद रखेंगे जब भी आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी किसी भी लैंप की, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो, टू फाइंड रेजिस्टेंस, टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस either it is in series or पैरेलल, चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में होगी, आप जब भी उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप इसी फार्मूला से करेंगे। देखिए हमारे पास इसी की मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ। हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर, आई थिंक सो 13.6 है। उसमें हमसे कहा गया है कि जी बताएं कि हमारे पास जो है वो दो लैंप्स हैं, एक जो है वो उन्होंने बोला है कि जी हमारे पास जो है वो 100 वाट का है और दूसरा जो है लेट बी से आप इसको कहते हैं P1, और दूसरा जो है हमारे पास दूसरा बल्ब है जिसकी पावर है 500 वाट, और हमने इनको कनेक्ट किए दोनों को विद 220 वोल्ट। तो बताएं किस बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। अब आप लोगों ने देखें हमारे पास जो है वो फार्मूला अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास फार्मूला जो है वो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से वोल्टेज मैंने बताया वोल्टेज सेम है, तो पावर का रेजिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स। तो इट श्योर दैट कि 100 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो 500 वाट के बल्ब से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा ही की कॉन्सेप्ट की बात नहीं याद रखनी, यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं है। ये मैंने पहले बताया कि ये बुक का ही हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। R100 आप लोगों को यहाँ पे पता है कि 484 ओम होती है, और R500 जो है हमारे पास 96.8 ओम होती है। तो ये भी आप दोनों को वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। सम टाइम हो सकता है कि वो डायरेक्ट यही बात पूछ ले कि बताएं 100 वाट और की बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 500 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो यूएचएस के में आप बजाय इसके कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करें, आप सेकेंड ईयर में 2 ईयर्स 1 ईयर सॉरी 1 साल तो आप लोगों ने पढ़ी है ना, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम नहीं दिए अलग बात है, लेकिन आप लोगों को आइडिया तो होना चाहिए ना। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक और MCQ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें कहा जाता है कि ये जी 100 वाट वाला बल्ब जो था, हमारे पास 100 वाट वाला बल्ब था, हमने इसको पहले कनेक्ट किया जी 100 वाट वाले बल्ब को 220 वोल्ट से, तो इसकी पावर आती 100 वाट। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, देन पावर क्या हो जाएगी। रजिस्टर की तो आपने बात समझ ली, लेकिन अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को अप एंड डाउन करते हैं, वोल्टेज अगर हम लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जारी बात है फिर उसकी पावर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है P का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, स्क्वायर। अब वोल्टेज अगर आप लोग देखें तो पहले कितनी थी 220 वोल्ट, और अब कितनी हो गई 110 वोल्ट, यानी कि हाफ हो गई है। जब आप यहाँ पे हाफ का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो देखिए अगर मैं इसके ऑप्शन दूँ, लेट बी से पहला ऑप्शन मैं दूँ कि 100 वाट ही रहेगी, बीटा मैं ऑप्शन दूँ आपको 50 वाट, चार्ली ऑप्शन मैं दूँ 25 वाट, और डेल्टा ऑप्शन में आपको दूँ 75 वाट। तो मैंने जैसे बताया कि आपको यहाँ पे जब आप स्क्वायर लेंगे V/2 का स्क्वायर,
तो वी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, पावर 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। पहले कितनी थी 100, इसको 4 से डिवाइड करें कितना आंसर आ रहा है, हाँ जी 25 आ रहा है। तो कितना यहाँ पे पावर उसका आ जाएगा 25 वाट। इसी तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे कंपैरिजन में भी लिया जा सकता था इसको कि P1 P2 V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। तो इस फार्मूले को भी यूटिलाइज करके हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से रजिस्टर के फॉर्म में P1 P2 R2 ओवर R1, ये हम डायरेक्ट फार्मूला शॉर्टकट बना लेंगे जिसे हम डायरेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो थे MCQs इस हवाले से। अब हमारे पास जो है यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हमसे लेट बी से एक MCQs आपके पास आ जाए, टू बल्ब्स आर connected as, लेट बी से वही 100 वाट और 500 वाट वाले बल्ब की बात ही कर लें, दोनों की पावर जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। इस सर्किट से ये बताएं कि हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस तो आपने उसी फार्मूले से, पावर रेटेड फार्मूले से ही कैलकुलेट करनी है, चाहे लैंप सीरीज में है या पैरेलल में है। लेकिन अगर अब यहाँ पे बात आ जाए, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे किस बल्ब का ग्लो ज़्यादा होगा, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो याद रखें कि इसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्राइटनेस के साथ जो रिलेशन है वो है इनवर्स। ब्राइटनेस के साथ रिलेशन है इनवर्स। और क्या अब हम यहाँ पे पावर रेटेड लॉ को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड नाउ वी इग्नोर पावर रेटेड लॉ। ये आप लोग याद रखेंगे जब आपसे ब्राइटनेस की बात की जाएगी, नाउ इग्नोर पावर रेटेड फार्मूला, आप उसको जो है वो इग्नोर कर दें। अब फिर क्या करें, जो हमारे पास जो है वो बेसिक फार्मूला थे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट वाले, आप उनको देखें। उनको कैसे देखें, हमारे पास फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जो मैंने आपको प्रीवियस MCQs में सर्किट दिया वो कौन सा था, ये सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट के लिए फार्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर। अब आई स्क्वायर आर में पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। रेजिस्टेंस का ब्राइटनेस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ से पावर और ब्राइटनेस में रिलेशन देखें तो पावर और ब्राइटनेस में यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम, और जिस बल्ब की पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे ऊपर मेंशन टू बल्ब आर कनेक्टेड एज विच हैज़ more brightness, alpha option 100 watt, beta option 500 watt, charlie option both, delta option none। तो फिर हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, जिसकी यहाँ पे पावर कम है, दैट इज ऑफ 100 वाट। अच्छा, अगर हम इसी को सीरीज में कन्वर्ट कर लें फिर क्या होगा, सीरीज़ में जब हम कन्वर्ट करेंगे, लेट बी से हमने इसको सीरीज़ में पुट किया कि ये हमारे पास जो है वो एक लैंप, ये दूसरा लैंप, और हमने इनको पैरेलल में कर लगाया। हमारे पास ये 100 वाट का है और ये 500 वाट का है। नाउ विच हैज़ मोर ब्राइटनेस। अब बताएं किसकी ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें, अब मैंने पहले बताया था कि हम पावर रेटेड फार्मूला को इग्नोर कर देंगे। पैरेलल सर्किट है, वैसे पैरेलल सर्किट का फार्मूला डायरेक्ट वही है, पावर रेटेड लॉ वाला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। पावर का यहाँ पे रेजिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स।
रेजिस्टेंस का ब्राइटनेस के साथ क्या रिलेशन था, डायरेक्ट और इनवर्स। अब 1/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। तो अगर हम यहाँ से पावर का ब्राइटनेस के साथ रिलेशन देखें तो पावर का ब्राइटनेस के साथ जो यहाँ पे रिलेशन है वो बन गया डायरेक्ट, मतलब जिसकी पावर ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास किस बल्ब की रेजिस्टेंस ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ज़ाहिर बात है 500 वाट की ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक और एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच बल्ब हैज़ एमसीक्यूज विच बल्ब हैज़ थिन फिलामेंट, किस बल्ब का 100 वाट और 500 वाट में से किस बल्ब का फिलामेंट जो वो थिन है। अब फिलामेंट जो है, जहाँ तक बात है फिलामेंट, अगर टंगस्टन फिलामेंट लैम्प की बात करें तो उसमें एक स्पाइरल मैप ऑफ वायर होती है। तो हमारे पास ये फिलामेंट, आपको पता है कि अगर वायर है तो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस जो डिपेंडेंट है उसकी डायमेंशंस के ऊपर। थिन थिकनेस की बात हो रही है, उसके रेडियस की बात हो रही है, मतलब उसके एरिया की बात हो रही है। तो अगर हम रेजिस्टेंस का रिलेशन देखें विद एरिया, दैट इज ऑफ इनवर्स, तो यहाँ पे हमारे पास थिन कम किसकी होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा थी, रेजिस्टेंस के लिए पावर रेटेड फार्मूला तो वो थी 100 वाट। अगर आप लोग देखें तो 100 वाट लैम्प की रेजिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा थी। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी उस लैम्प की थिकनेस क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास 100 वाट बल्ब हैज़ थिन फिलामेंट, हम ये भी बता सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट हमने डिस्कस किया इसकी बड़ी सिंपल सी बातें कि रेजिस्टेंस, ब्राइटनेस और फिलामेंट। अगर हमारे पास कम्बिनेशन के अंदर आ जाए, कम्बिनेशन के अंदर आ जाए, कम्बिनेशन यानी कि सीरीज पैरेलल, तो नेट पावर क्या होगी, नेट पावर फॉर पैरेलल आप याद रखें, यहाँ पे फॉर पैरेलल पावर यहाँ पे सिंपली पावर इक्विवेलेंट जब वो ऐड होगी, जिस तरह के रेजिस्टेंस में होता था या कैपेसिटर में होता था, सोचें ज़रा, भूल गए ना, कैपेसिटेंस में होता था, पैरेलल में कैपेसिटर जो है वो ऐड होते हैं और रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड होती थी। फॉर सीरीज, सीरीज के लिए जो है स्टूडेंट्स पावर इक्विवेलेंट जो है वो डिवाइड होती है 1/P1 प्लस 1/P2 एंड सो ऑन। अगर फॉर आइडेंटिकल की बात कर ली जाए, फॉर आइडेंटिकल तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NP एंड पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P डिवाइड बाय N। तो ये हमारे पास जो है वो तो ये हमारे पास जो पावर से रिलेटेड सारी बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो है वो टॉपिक आता है EMF का। EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा आपने थॉरली इसको डिस्कस किया होगा सेकेंड ईयर के अंदर। EMF जो है वो आपको होती तो ये भी हमारे पास जो है पोटेंशियल ही है, बट इट हैज़ अ डिफरेंस विद द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो डिफरेंसेस हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, आप लोगों ने लाजमी उन डिफरेंसेस को रीड आउट करना है, दैट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर। EMF को अगर हम वर्डिंग में डिफाइन करें तो EMF क्या होती है, EMF हमारे पास जो है दैट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज provided by battery, provided by cell to move from one terminal to another। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल EMF का फार्मूला जो होता है वो होता है
EMF is equal to work done per unit charge, or EMF is equal to VT plus IR. Now what is VT and what is this R? I is the current here. VT is the terminal potential difference which is only present when current is flowing through a circuit. ये आपने डिफरेंस में इसके देखा होगा। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम आर की बात करें, ये भी हमारे पास जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होता है, बट इट इज़ लेस देन द EMF और ग्रेटर देन वो केसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात करें, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस offered by इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमने केमिकल इफेक्ट्स में था। लेट बी से कि हमारे पास जो है वो एक ये यहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइट प्लेस किया हुआ है, इसके अंदर हमने जो है वो ये प्लेट्स और इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो हमारे पास इस सारे ऑपरेटर्स के अंदर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अगर हम देखें इन फॉर्म ऑफ सर्किट फॉर्म, हमारे पास जो है वो एक हमने रेजिस्टर लगाई एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल द सर्किट, या कोई डिवाइस लगाई, इसके साथ हमने एक सेल कनेक्ट किया, तो इसकी एक अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी स्मॉल आर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ये सेल है सारा, इसकी EMF E। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में करंट लेंगे दैट इज़ I। यहाँ पे अगर हम देखें तो बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट की बात की जाए, अब सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो और यहाँ दोनों सीरीज़ में तो R प्लस R आ जाएगा। आप यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करें तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। E इज इक्वल टू IR प्लस स्मॉल IR। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E इज इक्वल टू VT प्लस IR। अब यहाँ पे हमारे पास अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी हो तो दैट इज E माइनस IR, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो R इज इक्वल टू E ओवर I माइनस R। तो ये सारे फार्मूला ही हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस कैसी हैं कि हमारे पास जो है वो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होगा। तो ओपन सर्किट में याद रखें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों आपस में जो है वो इक्वल होंगे, E इज इक्वल टू VT। और अगर हम बात करें सेकंड क्लोज्ड सर्किट की, तो क्लोज सर्किट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक है चार्जिंग का कि बैटरी चार्ज हो रही है, एक है डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग को हम नॉर्मल कंडीशन भी बोलते हैं, मतलब कि नॉर्मली हम सेल्स को यूटिलाइज ही कर रहे होते हैं। तो चार्जिंग में याद रखें कि हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन EMF, एंड डिस्चार्जिंग में EMF इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हम कुछ MCQs इसी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये बड़े सिंपल से MCQs मैं आपको लोगों को यहाँ पे देने लगाऊँ। पहला MCQs के हमारे पास जो है वो एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट,
लें जी, हाईलाइटर सिलेक्ट, अच्छा पेन आ गया। हमारे पास एक इंटरनल सर्किट है, लेट बी से दिस इज, हमने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की। वैसे ये अब इंटरनल रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बता दी है। यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है जो हमने ओपन रखा है, और यहाँ हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर मेयर्स, वोल्ट मीटर मेयर्स, वोल्ट मीटर जो है वो किसको मेयर कर रहा है, लेट से अल्फा ऑप्शन ईएमएफ, बीटा ऑप्शन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सी ऑप्शन बोथ, डेल्टा ऑप्शन नन। यहाँ पे ये मैंने एमसीक्यू इसलिए आप लोगों के सामने पुट किए। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपके पास दिया हुआ है कि जब हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होता है, तो हमारे पास जब करंट फ्लो में है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वीटी होगा, ठीक है। जब हमारे पास नो करंट है तो वीटी भी कितना होगा, ज़ीरो। बट ई ऑलवेज प्रेजेंट, तो इट अंडरस्टूड कि ये ईएमएफ को तो मेजर कर रहा है। अब अगर आप प्रीवियस पेज पे, प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज़, अगर ओपन सर्किट है तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल आंसर बनेगा वो बनेगा, हाँ जी, चार्ली, कि ये बहुत ही दे रहा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अब इक्वल है। अब नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे डिस्कस करें जी स्टूडेंट, और अगर हम इसी सर्किट को अगर देखें कि हमने इस सर्किट को अगर लेट बी से हमने क्लोज कर दिया, तो फिर हमारे पास वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देगा, तो वोल्ट मीटर क्लोज सर्किट के साथ नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप ले लें कि फॉर क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज सर्किट हमारे पास वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की होगी जस्ट। तो ये यहाँ से एमसीक्यूज आप लोगों के पास ये सारे बुक्स की लाइंस में से हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो कंपैरिजन दिया हुआ है वो आप लोगों ने देख लेना है। और यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो किर्चॉफ रूल्स है, किर्चॉफ रूल्स, केसीएल करंट लॉ एंड केवीएल पोटेंशियल या वोल्टेज लॉ। इसके बहुत सारे नाम है करंट रूल के, इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो ये सारे इसके जो है वो नेम्स हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे केवीएल, और आपको यहाँ पता है कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस अ लूप इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कन्वेंशंस, यहाँ पे पहले कंजर्वेशन की बात कर लें। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और इसमें हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आगे इसके बाद हमारे पास देखें कन्वेंशन हैं, कन्वेंशन हैं, कन्वेंशंस क्या है, हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है बुक के अंदर कि हमारे पास लेट बी से ये एक रजिस्टर R1 है, तो हमारे पास अगर इस सर्किट में करंट आ रहा है, लेट बी से हेयर इज आ रहा है I1 और हेयर आ रहा है I2 एंड अवे जा रहा है I3 एंड I4। तो कन्वेंशन ये है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव I1 प्लस I2 एंड करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक स्टूडेंट्स लॉ जो है वो बड़ा सिंपल सा है, किर्चॉफ करंट लॉ जो है, कन्वेंशन भी बड़ी इजी है।
और स्टूडेंट को इसको समझने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, बच्चे जो हैं इसको ईजिली समझ आते हैं। अगर हम यहाँ से इसके देखें मेलेड से, अगर मैं यहाँ से इसके MCQs की बात करूँ तो MCQs में आपको यहाँ पे अभी करंट लॉ की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज लॉ की तरफ मैं अभी आता हूँ, क्योंकि वो बच्चों को सेकेंड ईयर में भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, उसमें जो कन्वेंशन हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम उसमें कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो स्टूडेंट पहले इसमें MCQ थे करंट रूल के अंदर कि आगे पास लेट भी से एक MCQ आया कि हमारे पास एक डायग्राम है, लेट बी से दिस इज, चलिए 4 डायग्राम कर लेते हैं जी। ये 4 डायग्राम हमारे पास हैं, और जारी बात है मैं यहाँ पे करंट भी पुट कर देता हूँ। लेट बी से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4। इट इज I1, I2, I3 एंड हेयर इज I4। ये वाला करंट I1, ये वाला करंट I3, ये वाला करंट I2, और ये वाला करंट है दैट इज I4, दिस इज I4। ये दिस और दैट मुझसे गलत होते ही रहते हैं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये वाला करंट हमारे पास जो है वो, ये वाला करंट आप कह दें I1, ये वाला कह दें I2, ये वाला आप कह दें I3, और ये वाला करंट है I4। ये डायग्राम्स आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इफ़ हेयर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, तो बताएं विच डायग्राम इज करेक्ट फ्रॉम हेयर, कौन सी डायग्राम यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए हमारे पास कौन सी डायग्राम ठीक है। तो जहरी बात है स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग I1 और I2 दीज आर द करंट मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन। तो कौन सी डायग्राम ऐसी है जिसके अंदर करंट I1 और I2 जंक्शन के तरफ जा रहे हैं, एंड I3 एंड I4 आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखें तो यहाँ I2 अवे जा रहा है, इट्स मीन कि दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट, ये गलत हो गया। इस डायग्राम में देखें I1 भी टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, I2 भी टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, I3 अवे जा रहा है, I4 भी अवे जा रहा है, सो दिस इज करेक्ट। हमें ये करेक्ट मिल गया तो बस यही करेक्ट है। बाकी देख लें आप लोग, देखें इसमें आप लोग बाकी देख लें जो भी आपको करेक्ट लगती है, मुझे तो यही करेक्ट लगी है। नेक्स्ट देखें ये MCQs। नेक्स्ट MCQ तो हमारे पास आ सकता है जी। देखिए हमारे पास जो है वो एक सर्किट है जिसमें करंट जा रहा था, लेट बी से इट इज़ ऑफ 16 एम्पेयर। हमारे पास एक जंक्शन आया, यहाँ से करंट जो है वो गया 4 एम्पेयर, यहाँ से हमारे पास जो है वो करंट गया, कितना करंट जाएगा यहाँ पे, ये भी MCQs है। टोटल करंट कितना, 16। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जितना करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ उतना ही करंट वापस जाएगा, उतना ही करंट आगे फ्लो करेगा, वापस नहीं जाएगा, आगे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा जी, 12 एम्पेयर। तो यहाँ पे अब आगे नेक्स्ट और भी डायग्राम बनाई जा सकती है कि हाँ जी इस ब्रांच में अगर हम कह दें कि यहाँ पे हमने एक और जंक्शन बनाया और हमने कहा कि इधर करंट आ रहा है 9 एम्पेयर, तो बताएं इस तरफ करंट क्या होगा। तो इस तरफ हमारे पास 3 एम्पेयर करंट होगा। इस तरह से MCQs आ सकते हैं यहाँ से। यहाँ अगर और बात करें तो हमारे पास इस तरह से भी आ सकते हैं कि हमारे पास करंट जो है वो यहाँ पे डिवाइड हुआ, 9 एम्पेयर 3 एम्पेयर, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये सारा हमारे पास है, ये वाली वायर फिर जो है वो यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे करंट आ रहा है। तो बताएं ये वाला करंट कितना होगा, तो ये होगा 13 एम्पेयर। तो इस तरह के MCQs आ सकते हैं, आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें। और नेक्स्ट हम जाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरफ, जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होता है सेकेंड ईयर के अंदर। आई होप कि ना लगा हो, अच्छी बात है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें देखें हमारे पास स्टूडेंट पहली बात तो ये कि हमारे पास जब यहाँ पे एक सेल था, मैं बुक वाली डायग्राम ही ले रहा हूँ, यहाँ हमारे पास दूसरा सेल था, दूसरा सेल ज़रा ज़्यादा बड़ा बन गया, हालांकि ये तो इसकी ईएमएफ तो खैर कम थी। हमने एक्चुअली देखना होता है कि यहाँ पे हमारे पास किस सेल की ईएमएफ कम है, हम लार्जर ईएमएफ वाला सेल जो है पहले चूज़ करते हैं ताकि हम वहाँ से जो है वो ये हमारे पास इसकी ईएमएफ थी E1, ये रजिस्टर था R1 और ये ईएमएफ थी E2 और इसका रजिस्टर था R2। यहाँ पे सिंपल आप लोगों को इक्वेशन भी मे भी याद हो, माइट भी पॉसिबल। स्टूडेंट यहाँ पे कन्वेंशन बड़ा आपको अटेंटिव होकर देखनी पड़ेंगी। अटेंशन इस हवाले से कि बात बड़ी सिंपल सी है, बहुत सिंपल बात है। देखें जब भी आपको लॉस होता है तो आप उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो लॉस अगर हम याद रखें, इसकी कन्वेंशन जो है वो सिंपली यही है कि हमारे पास जब लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, तो इसकी कन्वेंशन बड़ी सिंपल ही है। दो लास्ट पे हमारे पास कन्वेंशन दी हुई है कि अगर हम जी लो से हायर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे पोटेंशियल, अगर हाई से लो आ रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। इस तरह से एक सेकंड दी हुई है कि जी अगर रेजिस्टर की करंट की डायरेक्शन में ट्रांसफर ये वो सारा सारा जो आप लोगों को शायद ना क्लियर हुई हो, उसमें कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। तो वो भी सिंपल पहली वाली कन्वेंशन से डेरिवेट है। कैसे देखें, अगर हम जा रहे हैं, बैटरी का ये टर्मिनल है, हमने एक बैटरी का सेल हमने जहाँ जैसे हमने इस सर्किट में E1 को हमने ग्रेटर चूज़ किया और हमने कहा कि हम लो से हाई, ये वाला हमारे पास क्या है लो और ये हमारे पास क्या है हाई। अगर हम इस तरफ जाते हैं, अगर हम पोटेंशियल को इसके क्रॉस लेते हैं तो हम कहाँ से गए लो से हाई, लो से हाई के तो इसका ईएमएफ क्या लेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस E1। इस तरह से अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ था लाइक दिस, ऐसे ही है ना, और फिर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी ये वाली, ये रजिस्टर है R1। अब R1 को ज़रा हम देखें, मैं R1 को ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे वाला कन्वेंशन बताने लगा हूँ। हम जा रहे हैं इस तरफ, इस तरफ जा रहे हैं ना हम, यहाँ पे कौन सा हमारे पास जो है वो टर्मिनल था, हमारे पास यहाँ पे था हाई। हम इस तरफ आ रहे हैं, ये क्या है लो, इसमें पोटेंशियल क्या होगा, इसमें पोटेंशियल होगा V1, उस V1 की वैल्यू क्या होगी I इंटू R1। तो यहाँ पे पोटेंशियल दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में से पोटेंशियल जो है वो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से देखना ये है कि भाई हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो गिवन कंडीशन के अंदर जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, तो यहाँ आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब अब इसका पोटेंशियल आप लेंगे माइनस आई इंटू R1। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस है यहाँ पे सर्किट के अंदर, यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस है विच इज ऑफ R2। लेकिन R2 से पहले हमारे पास एक बैटरी फिर लगी हुई है सेकंड, दिस इज ऑफ हाई। लो से हाई की तरफ आएंगे, अब फिर लो से हाई की तरफ आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आई थिंक सो आई डिड अ मिस्टेक, यहाँ हमारे पास बुक के अंदर जो है यहाँ पे टर्मिनल जो लगा हुआ है वो पॉजिटिव लगा हुआ है इस साइड पे। हाँ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर दूँ, यहाँ पे बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये हाई है और ये है लो, ऐसे डायग्राम है बुक के अंदर। तो यहाँ हम हाई से लो की तरफ आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा सर ये तो हम आपने तो फिर सारा काम ही उलट कर दिया, अगर यहाँ पे हमारे पास हाई था तो यहाँ भी तो हाई है, तो दोनों सेम हो गए। तो हाँ यही एक्चुअली बात है यहाँ पे कि देखें यहाँ पे जो बैटरी थी इसका पोटेंशियल था हायर, अगर लेट भी से ये 6 वोल्ट की थी तो ये वाली बैटरी है 3 वोल्ट की। तो हम एक्चुअली जो आ रहे हैं रेजिस्टर के क्रॉस यहाँ पे हाई बैटरी से लो बैटरी की तरफ, लो पोटेंशियल की बैटरी की तरफ आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली इसके लिहाज से अभी भी ये लो है। इस बैटरी के लिहाज से ये वाला टर्मिनल हम इसकी तरफ आ रहे हैं तो ये अभी भी लो पे है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो हम नेगेटिव ही लेंगे। तो अब यहाँ पे इसकी ईएमएफ की बात करते हैं, हम हाई से लो आए,
हाई से हम लो आए तो हमारे पास जो है यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव -E2। फिर हम यहाँ पे आते हैं, अब हम इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला टर्मिनल जो था, अब ये देखें ये हमारे पास तो है ही लो का, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये हम इस तरफ से मूव करेंगे तो हमारे पास इसके क्रॉस पोटेंशियल भी जो होगा -R2V2। अगर हम इन तमाम पोटेंशियल को सम करें, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, पहले सेल का कितना था E1, रजिस्टर के क्रॉस -IR1 -E2 -IR2, और ला के कहता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0, E1 -IR1 -E2 -R2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले कुछ कन्वेंशन दी हुई है कि सबसे पहले हमने जो है वो एक कम्प्लेक्स सर्किट के अंदर हमने लूप्स को देखना है, कितनी लूप्स है, मैश को देखना है। मैश क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लूप्स होती है। फिर यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, मैं एमसीक्यू जस्ट बोल के बता रहा हूँ कि हमारे पास हर लूप के क्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या ली जाती है, सेम ली जाती है, डिफरेंट ली जाती है, आर्बिट्रेरी ली जाती है, नन ऑफ दिस। तो अब अगर आप कन्वेंशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा यूनिट नंबर 10। लेकिन लास्ट ईयर 2019 के सिलेबस के अंदर पोटेंशियोमीटर भी ऐड कर दिया गया, तो वहाँ यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करने से साथ साथ पहले ही आप लोग जो है इसको बुक से रीडिंग कर लीजिएगा, और वो बड़े डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इन्फिनिटी, याद रखें। फिर यहाँ पे एक और एमसीक्यूज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एमसीक्यूज to measure EMF of a cell, to measure accurate EMF of a cell, we use alpha option voltmeter, beta option ammeter, Charlie option Wheatstone bridge, डेल्टा ऑप्शन पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे स्टूडेंट क्लियरली है कि एम मीटर तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं होंगे, क्योंकि ये पता है आपको करंट में ये करता है और ये पता है रेजिस्टेंस में ये करता है। तो यहाँ पे आपके पास दो कन्फ्यूजन बच जाएंगे, एक तो वोल्ट मीटर और एक एम मीटर, पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर हमारे पास आइडियल जो है, मैंने बताया कि उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, आइडियल है। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। अब ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता क्यों है, ये भी एक एमसीक्यूज है। बिकॉज याद रखना है, पोटेंशियोमीटर कैन मेजर ईएमएफ, बड़ा वेल नोन एमसीक्यूज बता रहा हूँ आप लोगों को। पोटेंशियोमीटर कैन मेजर EMF in an open circuit when no current is flowing through the circuit। ये ओपन सर्किट में जो है वो EMF को कैलकुलेट कर सकता है, EMF कैलकुलेट भी कर सकता है, कंपेयर भी कर सकता है। और यहाँ पे इसके फार्मूलाई जो हैं वो डायरेक्ट अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर हमने अननोन सेल की EMF फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है कि उसके लिए हमारे पास जो है वो दो सेल्स का होना यहाँ पे ज़रूरी है, जो आपकी बुक की डायग्राम है। यहाँ फिर हमने दूसरा सेल लगाया जिसकी हमने EMF फाइंड आउट करनी है, EX, और ये हमारे पास जो है वो A से B इसकी रेजिस्टेंस। EX का फार्मूला L/L इंटू स्टैंडर्ड E, और अगर हमने EMF कंपेयर करनी है E1/E2 तो L1/L2। What is L1 and L2? L is the length of the wire in the potentiometer। एक्चुअली मैं जब स्टूडेंट्स को ये टॉपिक एफएस में पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ पोटेंशियोमीटर एक्चुअली दिखता कैसा है। पोटेंशियोमीटर होता क्या है? पोटेंशियोमीटर एक वुडन ब्लॉक होता है, वुडन ब्लॉक तो नहीं, वुडन एक फट्टा बोल दें आप, एक वुडन हमारे पास है वो कह लें कि ब्लॉक टाइप जी हमारे पास लेंथ वाइज हमारे पास जैसा मीटर रॉड होता है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंथ ही होता है, जैसे मैंने आपके सामने शेप बनाई हुई है, इस तरह का फट्टा सा होता है। इसके ऊपर तो हमारे पास दो फिक्स टर्मिनल्स होते हैं, लेट बी से दिस एंड दिस।
इसके ऊपर फिर हमारे पास 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर, एक वायर इस तरह से होती है और इसकी लेंथ 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर होती है, विच इज़ कैपिटल एल। ये स्टैंडर्ड है। और हमारे पास जो है वो स्मॉल एल क्या चीज़ है, हमने इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता हमने इसको यूज़ कैसे करना है। पहले हमने दोनों बैटरीज के, एक स्टैंडर्ड वाली बैटरी जो थी उसका पॉजिटिव एंड, और एक वो बैटरी जो कि जिसका हमने इमेज फाइंड आउट करना है, इसका पॉजिटिव एंड, हम दोनों को ए टर्मिनल के साथ, इसलिए भी से दिस इज ए, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला टर्मिनल हम इसके साथ अटैच करते हैं बी के साथ, ये वाला टर्मिनल हम गैल्वानोमीटर के साथ और फिर इसके साथ अटैच करते हैं। ये क्या है, ये स्लाइडल कॉन्टेक्ट है, जहाँ पे गैल्वानोमीटर बैलेंस हो जाएगा, जीरो कंडीशन आ जाएगी, वो हमारे पास क्या देगा, स्मॉल एल। यहाँ से देखें इस ईएमएफ का लेंथ के साथ जो रिलेशन दैट इज डायरेक्ट, जिस तरह के वोल्टेज का रेजिस्टेंस के साथ जो है वो डायरेक्ट होता है, सेम लाइक दैट। तो ये सारे इसके इसकी जो है वो फंक्शन है। हाँ, यहाँ से जाते जाते एक और एमसीक्यू बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपको कहा जाता है कि हमारे पास इफ़ 10 वोल्ट बैटरी is connected across the wire of potentiometer of length 400 centimeter, then electrical intensity will be, then electrical intensity will be, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मीन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू वी बाय डी और डेल वी बाय डेल आर, लेकिन यहाँ वी बाय डी करेंगे। वी 10 है डिवाइड बाय 400 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को यूनिट नंबर 10 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कल इसका अच्छे से जो है वो टेस्ट दे बढ़िया सा करके, तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन प्रिपेयर रहें चैप्टर नंबर 11 के टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।